नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम इस सेशन में फायर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। आए दिन किसी न किसी माध्यम से हमें आग लगने के बारे में पता चलता है। कुछ स्थानों पर तो इस पर जल्दी ही काबू पा लिया जाता है, लेकिन कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ अधिक जान माल की क्षति का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें पहले ही इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता पड़ती है कि ना जाने कब और कहां आग का सामना करना पड़ जाए। अगर जहां भी आग लगती है और हमें उस आपातकालीन स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में ना पता हो, तो हम भी भयानक स्थिति का सामना कर सकते हैं। अतः हमें आवश्यकता इस बात की होती है कि आग पर काबू पाने के तरीकों के बारे में जाने और इतना जाने कि अगर आग भयानक स्थिति में नहीं पहुंचा तो उस पर काबू पा सकें। आग पर काबू पाने के लिए हमें आग से लड़ने के गुण के बारे में ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करने की आवश्यकता होती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब आग की लपटें देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं, अर्थात वह इतने भयभीत हो जाते हैं कि अपना संतुलन खो देते हैं। अगर व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है तो फिर वह इस योग्य नहीं रह जाएगा कि आग पर काबू पा सके या पाने का प्रयास कर सके। ऐसे में हमें खुद को आंतरिक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता होती है। तब हम कहीं जाकर धैर्य नहीं खो पाते हैं और आग पर काबू पा लेते हैं या पाने का प्रयास करते हैं। आग पता चलने की दशा में किसी भी व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको दिखता है कि आग पर काबू पाया जा सकता है तो आपको फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आग पर काबू पाना संभव नहीं है तो बिल्डिंग के अंदर फायर अलार्म को बजाएं और चिल्लाते हुए भवन से बाहर निकलें और सुरक्षित स्थान की तरफ चलकर जाएं। आग बुझने योग्य नहीं है तो सबसे पहले फायर ब्रिगेड 101 और एम्बुलेंस को सूचित करें। इस भरोसे ना बैठें कि किसी और ने सूचित कर दिया है। आग लगने के पश्चात अगर आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो जोर जोर से चिल्लाएं और तब तक चिल्लाएं जब तक कोई आपकी सहायता के लिए ना आ जाए। अगर आप जिस बिल्डिंग में हैं और वहां आग पूरी तरीके से फैल गई है और सांस लेने में मुश्किल हो गई है तो नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लेना चाहिए, क्योंकि गीला कपड़ा कार्बन के कण को अंदर प्रवेश करने से रोकता है और व्यक्ति आसानी से सांस ले सकता है। आग लगने के पश्चात किसी कमरे में फंस गए हैं तो इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि जिस कमरे में आप हैं उसमें धुआं नहीं फैले। इसके लिए व्यक्ति को सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद करना होता है और जहां से भी कमरे के अंदर धुएं के प्रवेश का रास्ता है वहां गीले कपड़े से छेद को बंद कर देना चाहिए। बिल्डिंग के किसी तल पर हैं और अगर उसमें आग का पता चलता है तो ग्राउंड फ्लोर पर आने के लिए कभी भी लिफ्ट का प्रयोग ना करें। फायर का पता चलने की दशा में कभी भी स्टोर रूम, शौचालय या अन्य घिरे हुए स्थान पर शरण ना लें। तल खाली करने पर खुद को अंतिम व्यक्ति ना समझते हुए लिफ्ट, लॉबी इत्यादि का दरवाजा ना बंद करें। अगर आपका कितना भी कीमती सामान क्यों न छूट गया हो, उसे लेने के लिए कभी भी वापस ना जाएं। उस सामान की कीमत आपके जीवन से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। अगर कोई आगंतुक दिखता है जिसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता है तो उसे बाहर सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में सहायता करें। मानवता के आधार पर विकलांग व्यक्तियों को बाहर निकालने और सुरक्षित स्थान पर पहुंचने में सहायता करें। बिल्डिंग के अंदर जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट लगे होते हैं उसका समय समय पर कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति के कपड़े में आग लगी है और उसे उतार फेंकना संभव है तो वह ऐसा करे, अन्यथा जमीन पर लेटकर रोल करते हुए आग बुझाने का प्रयास करें। अगर कोई व्यक्ति आग से जल गया है तो उसे जमीन पर लिटाएं और कंबल या किसी भारी कपड़े से ढकें। अगर आपने फायर से निपटने के लिए ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आग में फंसे लोगों को निर्देश ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप उन्हें जोखिम में डाल रहे हैं जो उनके जीवन को खतरे में डाल सकता है। कार्यस्थल पर अधिक से अधिक लोगों को फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दें। अधिक से अधिक व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने पर आग लगने के पश्चात आसानी से काबू पाया जा सकता है। फायर में फंसे होने के पश्चात कभी भी खड़े ना रहें, झुक कर बैठें, क्योंकि धुएं ऊपर की तरफ इकट्ठा होते हैं। सुरक्षित जगह पर पहुंचने के पश्चात धैर्य रखें, चिल्लाएं नहीं। आपकी यह हरकत औरों को मुश्किल में डाल सकती है।
तो आइए अब हम बात करते हैं कि किस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है आग से मुकाबला करने के लिए। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट ऐसे उपकरण हैं जिन्हें आग बुझाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिसे आग लगने के पश्चात आसानी से अनट्रेन्ड पर्सन के द्वारा भी ऑपरेट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में ऐसे टेक्निक होते हैं जिन्हें आसानी से ऑपरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होते हैं जिन्हें फायरमैन के द्वारा भी संचालित किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का गलत तरीके से प्रयोग करता है तो उन्हें गंभीर चोट लग सकती है या फिर उस विशेष व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ हम कुछ ऐसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रत्येक कार्यस्थल पर उपलब्ध होते हैं और कोई भी ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग कर आसानी से आग पर काबू पा सकते हैं जब आप अपने प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। पहला, फायर बकेट। फायर फाइटिंग इक्विपमेंट में फायर बकेट एक सिंपल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होता है, लेकिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। फायर बकेट के ऊपर आग शब्द लिखा होता है और यह अधिकतर मेटल का बना होता है। यह सैंड, फ्लेम, स्मदरिंग पाउडर या फिर पानी से भरा होता है। जब भी आग लगती है तो आग में बकेट को डंप करते हैं और प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक आग बुझ न जाए, क्योंकि आग की एक छोटी सी चिंगारी आग को पुनः जीवित कर सकती है, अर्थात धक्काने के लिए काफी होती है। दूसरा, फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है। कई बार इसे लोग दीवार में कुछ ठोकने, ताला तोड़ने या फिर दरवाजे को खोलने में इसका प्रयोग करने लगते हैं, जो सरासर गलत है। इसे प्रत्येक समय दीवार पर लगाए रखना चाहिए कि इमरजेंसी के समय इसे प्रयोग में लाया जा सके। फायर एक्सटिंग्विशर को समय समय पर सर्विस टेक्नीशियन के द्वारा जांच किया जाना चाहिए। आग बुझाने के लिए जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है वो अलग अलग परिदृश्यों, सिनेरियोज के हिसाब से बनाया गया होता है। यह फायर एक्सटिंग्विशर ABC, DCP फोम, CO2 या फिर वाटर टाइप का होता है। तीसरा, फायर ब्लैंकेट्स। इसका प्रयोग कार्यस्थल के घर पर लगने वाले छोटे आग को बुझाने के लिए किया जाता है। फायर ब्लैंकेट्स का प्रयोग छोटे किचन के लिए एकदम सही होता है। अगर कार्यस्थल बड़ा है और ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है वहां भयंकर आग की संभावना हो सकती है, तो ऐसे स्थान पर एक बड़ा फायर ब्लैंकेट होना चाहिए जिसकी साइज 1.2 m × 1.2 m होता है। ऐसा स्थान जहां पर फ्लेमेबल लिक्विड या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस को स्टोर किया जाता है। और भी बड़े फायर ब्लैंकेट्स 1.8 m × 1.75 m की आवश्यकता होती है। चौथा, फ्लेम्स ऑफ। यह एक नॉन टॉक्सिक पाउडर होता है जो प्रभावी रूप से आग को शांत कर सकता है। फ्लेम्स ऑफ का एक बैग 10 लीटर वाली फायर बकेट को भर सकता है। ऊपर जितने भी फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को बताया गया है, यह बहुत साधारण एग्रीमिशन उपकरण है जिसका प्रयोग करते समय किसी भी बहुत विशेष प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी अनक्वालिफाइड पर्सन भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह सभी कार्यस्थल पर उपलब्ध होना चाहिए कि अगर आग लगी हो तो उस पर काबू पाने के लिए फायरमैन की आवश्यकता ना पड़े और एक साधारण व्यक्ति भी आग पर काबू पा सके और उस कार्यस्थल पर होने वाले जान-माल क्षति को रोक सके। फायर फाइटिंग मेथड्स और फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड के लिए आपको दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर विचार करने की आवश्यकता होती है। आग कहां और किस स्थान पर लगा है, आग किस तरह के फ्यूल में लगा है। अगर इन दो महत्वपूर्ण कारकों के बारे में जान लेंगे तो आग पर काबू पाना आसान हो जाता है। वैसे तो फायर से निपटने के लिए कई फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ ऐसे फायर फाइटिंग मेथड्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ही प्रभावी होते हैं और मुख्यतः आग लगने के पश्चात कंट्रोलिंग फायर के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसे हम निम्न बिंदुओं से समझते हैं। पहला, इनडायरेक्ट अटैक। इस फायर फाइटिंग मेथड में फायर को टारगेट कर पानी छत से गिरता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। यह फायर फाइटिंग मेथड बंद कमरे में या फिर कह सकते हैं क्लोज कंपार्टमेंट एनवायरनमेंट में अधिक प्रभावी होता है। इस तरह के मेथड में पानी छत और दीवार को ठंडा करता है और थर्मल बैलेंस को हस्तक्षेप इंटरफेस करता है।
इस तरह के फायर फाइटिंग मेथड में पानी बारिश की बूंद की तरह गिरता है और आग पर काबू पा लिया जाता है। दूसरा, टू लाइन मेथड। ऐसे फायर फाइटिंग मेथड में आग पर काबू पाने के लिए पानी की एक ठोस धारा और फॉग टाइप वाटर का प्रयोग किया जाता है। इस फायर फाइटिंग टेक्निक्स को सफलपूर्वक कंडक्ट करने के लिए 2 टीमों की आवश्यकता होती है। इसमें जो एक टीम होती है वह हाई प्रेशर या लो प्रेशर वाले नोजल को संभालती है, अर्थात संचालित करती है, और जो दूसरी टीम होती है वह इस टीम को कंसंट्रेटेड करने के लिए नोजल को पकड़ती है। यह फायर फाइटिंग टेक्निक्स उन आग पर काबू पाने के लिए किया जाता है जहां पर तेज हवा चलती है और उस स्थान पर आग पर काबू पाना होता है। तीसरा, डायरेक्ट अटैक। जितनी भी फायर फाइटिंग टेक्निक्स होते हैं उनको देखा जाए और उन पर विचार किया जाए तो यह फायर फाइटिंग मेथड सबसे पॉपुलर और इफेक्टिव प्रोसीजर है। इस टेक्निक में हम पानी की सहायता से डायरेक्ट आग को टारगेट करते हैं, अर्थात अंग्रेजी में कहें तो एम्ड एट द बेस ऑफ फायर। इस तरह के फायर फाइटिंग मेथड्स को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए फायर फाइटर्स के पास आग की दृष्टि की स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि आग कहाँ लगी है और उस स्थान पर किस तरह का फ्यूल उपलब्ध है और आग किस तरह के फ्यूल में लगा हुआ है। अगर इस तरह के फायर फाइटिंग मेथड को नॉन वेंटिलेटेड एरिया में प्रयोग किया जाता है तो वहां स्टीम कम होगा और आग पर आसानी से काबू पा लिया जा सकता है। चौथा, फॉग अटैक। ऐसे फायर फाइटिंग मेथड्स का प्रयोग बंद कंपार्टमेंट में किया जाता है, अर्थात जहां हवा का प्रवेश ना के बराबर हो। इस तरह के मेथड में फॉग नोजल को प्रयोग में लाया जाता है। अगर कहीं नॉन वेंटिलेटेड एरिया में आग लगी है तो इस टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थान के लिए यह बहुत ही प्रभावी होती है। पांचवा, कॉम्बिनेशन अटैक। यह फायर फाइटिंग टेक्निक मुख्यतः डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का संयोजन, जिसे हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। यह फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड्स बहुत प्रभावी है और प्रभावी होने का कारण यह है कि इस मेथड के द्वारा आप आग पर सीधे हमला करते हुए ओवरहीटेड गैसों का मुकाबला करते हैं। अगर कहीं भी आग लगती है तो उसे प्रभावी ढंग से काबू पाने की हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब हमें फायर फाइटिंग मेथड्स के बारे में पूर्ण जानकारी होगी। उपयुक्त बिंदुओं के माध्यम से हमने इसे जाना कि आग पर प्रभावी ढंग से काबू पाने के लिए कितने स्टेप्स होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग ढंग से इसे प्रभाव में लाता है। अगर आपको आज के इस विषय के बारे में कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप अपने सवालों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें और हम उनका उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए टीएनवी एकेडमी की तरफ से धन्यवाद।